स्टेप है कि परचेजर डज नॉट गेट इमीडिएट पोजीशन ऑफ द लैंड, इंस्टेड दे स्टेप इनटू शूज ऑफ द सेलर। सेलर जिस तरह से जॉइंट प्रॉपर्टी का मालिक था अपने भाई बहनों के साथ, ऐसा ही आप हो जाओगे जॉइंटली। नाउ यू कैन स्यू फॉर पार्टीशन। अब आप दूसरे जो को ओनर्स हैं उनसे पार्टीशन के लिए स्यू कर सकते हैं, पार्टीशन कराइए, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर हिस्से के मालिक नहीं बन सकते हैं, केवल एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। हमारा क्या सजेशन है इसमें? हमारा इसमें सजेशन है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 उसमें जो ये लाइन है इनके मुताबिक संशोधन किया जाए। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इफ ए पीस ऑफ लैंड और ए हाउस हैज मोर देन वन ओनर, एक से ज्यादा अगर ओनर है, एंड वन और सम ऑफ द को ओनर्स, अगर उनमें से कुछ ओनर्स विदाउट ऑल ओनर्स ज्वाइनिंग, सब नहीं कुछ, wish to sell their share without obtaining a proper partition through a competent court, बिना पार्टीशन के बेच रहे हैं तो साहब, और उसमें भी उन्होंने सेल डीड में मैप लगा रखा है, बाउंड्री खोल रखी है, कोने वाला प्लॉट है of a specific portion, then it shall be the responsibility of the registering authority to refuse such registration। हमारा सजेशन इसमें ये है कि रजिस्ट्रार को रोक देना चाहिए। रजिस्ट्रार जब रजिस्ट्री करने जाए और वो ये देख रहा है कि ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, उसमें से एक सहस्वामी को ओनर बेच रहा है और उसने मैप भी लगा रखा है, उसने सीमाएं भी खोल रखी हैं, तो वहां पर रजिस्ट्री को रोक दे कि भाई पहले पार्टीशन करा लो। वो ये चेक करे कि पार्टीशन इसका हो रखा है कि नहीं हो रखा है, और अगर पार्टीशन का ऑर्डर पास हो रखा है, पार्टीशन हो रखा है, तभी उस रजिस्ट्री को वो मान्य करे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में सूटेबल टैक्स जोड़ा जाना चाहिए, और इसको होने से के बाद जड़ से खत्म हो जाएगी इस तरह के मुकदमों की समस्या, क्योंकि लोग इस तरह के अवैध मुकदमे करने के लिए कर ही नहीं पाएंगे। हम क्राइम को होने ही क्यों दे रहे हैं? पहले क्राइम हो रहा है, फिर लोग करोड़ों लाखों लोग जो हैं करोड़ों केसेस में, लाखों केस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, हाई कोर्ट में पेंडिंग, लोकल कोर्ट में पेंडिंग। हम इन मुकदमों को होने ही क्यों दे रहे हैं? हम जड़ से ही क्यों ना खत्म कर दें इस समस्या को। तो इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी रजिस्ट्री पहुंची रजिस्ट्रार के पास जिसमें कि को ओनर अपने हिस्से को बेच रहा है, वो भी सीमाएं दिखाकर, उसका पार्टीशन नहीं हो रखा है, तो वो रोक दे उस रजिस्ट्री को कि भैया पहले पार्टीशन करा लो। यहाँ पर यूरोप देश फ्रांस का हम केस यहाँ साइट करेंगे। फ्रांस में साफ साफ ये उसको रजिस्ट्रार को, वहां पे नोटेयर बोला जाता है, रजिस्ट्रार को साफ साफ उन्होंने वो दे रखे हैं, साफ साफ उन्होंने निर्देश दे रखे हैं कि अभी इस तरह की कोई प्रॉपर्टी आती है जिसमें कि जॉइंट प्रॉपर्टी हो, उसका एक कोई हिस्सेदार जो है एक पर्टिकुलर हिस्सा बेच रहा हो, तो आप रजिस्ट्री को रोक दें और कहेंगे पार्टीशन करा के लाइए। अगर ऐसा लिखा हुआ है मैं अपना 1/3 भाग बेच रहा हूँ, कोई नक्शा नहीं लगा रखा, कोई सीमाएं नहीं खोल रखी, कोई विशेष पर्टिकुलर हिस्सा नहीं खोल रखा, तो हो सकती है फ्रांस में रजिस्ट्री। लेकिन अगर वो ये कहे कि मैं इसका दक्षिण दिशा वाला प्लॉट जो कि सड़क के पास में है, कोने वाला है, वो वाला मैप भी लगा दिया, सीमाएं भी खोल दी, वो नहीं संभव है फ्रांस में। फ्रांस में आर्टिकल 815 है फ्रेंच सिविल कोड का, उसमें साफ साफ आप देख सकते हैं रोकने वाला प्रावधान है, किसी भी हिस्से की बिक्री के लिए सभी सहस्वामियों की सहमति होनी चाहिए। इसके पूर्ण सहमति के नोटेयर, वहां पर रजिस्ट्रार को नोटेयर कहा जाता है, को बिक्री रोकनी होती है। और वहां के अनुच्छेद 815-9 में लिखा हुआ है कि यदि आप किसी विशिष्ट हिस्से को नहीं बेच सकते क्योंकि वह कानूनी रूप से आपके व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं है, उस पर पूरे समूह का संयुक्त स्वामित्व होता है। ये जॉइंट प्रॉपर्टी के 815 जो है वहां का जो फ्रेंच सिविल कोड है उसमें सेक्शन आर्टिकल 815 पूरा पूरा जॉइंट प्रॉपर्टी के लिए रहता है। ओवर टू जितेंद्र जी। ये आइडिया बेसिकली जितेंद्र जी का ही था, मैंने तो इसमें छोटा सा परिचय दिया, और हम अब इस आइडिया को लाना चाहते थे कानूनविदों के सामने कि ये अगर इस तरह का हम हल्का सा चेंज सरकार को करने को दें तो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले हम बहुत सारे वकील, बहुत सारे जजेस महोदय, उनसे भी चर्चा करना चाहते हैं कि उनका क्या इसमें विचार है। फिलहाल जितेंद्र जी, ओवर टू यू। सभी पैनल को नमस्कार। मैं इसमें अपनी राय जो अभी तक इन गौरव जी ने दी, वो जो प्रैक्टिकली हम फील्ड में जो देखते हैं कि विवादों की जो जड़ है वो अधिकतर जमीन से उसी टाइप से उठ रही है जो बंटवारे नहीं होते और एक आदमी उसे बेच देता है, फिर वो स्टे लेने जाता है या फिर वो कब्जे के लिए करता है, और फिर फौजदारियां भी होती हैं क्योंकि जमीन से संबंधित है।
तो क्रिमिनल केस भी उसी से क्रिएट होते हैं और फिर मुकदमों की उसमें एक मुकदमे की वजह से उसमें 4-6 मुकदमे क्रिएट होते हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी डीलर हैं वो भी उसी टाइप से, यदि पूरी संपत्ति बिक रही है फिर तो उसमें कोई बात नहीं है, यदि 4-5 हिस्सेदार हैं वो टोटल बेच रहे हैं फिर तो उसमें पार्टीशन की जरूरत ही नहीं है। परंतु यदि उसमें कोई एक आदमी पर्टिकुलर स्थान को बेचे, जबकि पहले से लॉ है, टीपी एक्ट की धारा 44 जो अभी गौरव जी ने बताई वो पूरा है पहले से ही, परंतु उसे इग्नोर करके सरकार के प्रशासनिक अधिकारी स्टाम्प के लिए या किस तरीके से उन्होंने किया और उसकी वजह से इतना क्रिएशन हो गया मुकदमों में कि काफी बाढ़ लग गई। या अब ये जो पेंडेंसी की बात आ रही है जो गौरव जी कह रहे हैं, तो हमारा मानना यह है कि इसकी 2 ही वजह हैं इसको रोकने की, या तो मुकदमे की जो क्रिएशन है वो रोकी जाए, जब क्रिएट नहीं होगा मुकदमा तो जो पहले से पेंडेंसी है उस पर जजेस काम करेंगे, और या फिर जो जज पहले से जो बैठे हुए हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, परंतु उस संख्या पर तो कई लोग कह रहे हैं, कोर्ट में भी पड़े हुए हैं, परंतु हमारा एक सजेशन यही था कि जमीन से जो संबंधित मुकदमे हैं वो इसी धारा को यदि लागू करके, क्योंकि ये प्रेजेंट में प्रैक्टिकली तो लागू नहीं है, क्योंकि उसके बगैर भी बतेरे बैना में होते हैं। रजिस्ट्री में तो यहाँ तक दे रखा है कि सब रजिस्ट्रार को ये अधिकार ही नहीं है कि कौन किसकी जमीन को बेच रहा है, वो ओनर है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, किसी की जमीन को कोई बेच दे। अब थोड़ी सी बायोमेट्रिक की बात आई है, परंतु प्रॉपर वो भी नहीं है, वो तो बस इतना है बायोमेट्रिक के जो करने आया है वो आदमी यही है या नहीं, पर वो किसकी जमीन को बेच रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। इसमें 2-4 चीजें और भी हैं जो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु फिलहाल आज की वेबिनार केवल यही थी कि टीपी एक्ट की धारा से हमें कितनी राहत मिल जाएगी, तो सभी के हम विचार जानना चाह रहे थे कि इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा और कितना संभावना है कि ये मुकदमे कम हो जाएंगे, क्योंकि यदि क्रिएशन ही रोक दें, कुछ भी 10% भी क्रिएशन रुक गया तो जो पेंडेंसी है उस पर जज काम करने लगेंगे। तो गौरव जी आगे देखिए। मैं धन्यवाद धन्यवाद जितेंद्र जी। मैं राजेंद्र वर्मा सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि उनके अगर हमें इसमें कमेंट मिल पाए, उनके अगर हमें इसमें फीडबैक मिल पाए। राजेंद्र वर्मा सर सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और बहुत ही उन्होंने जमीनी स्तर पर बड़ा गहरा काम किया है। राजेंद्र वर्मा सर, आप को मेरी आवाज आ रही है सर? जी गौरव जी, धन्यवाद आपको। जी जी सर। पहले तो मैं निवेदन ये करूंगा कि एक तो आप दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक जितेंद्र जी दिखाई दे रहे हैं और इसमें 6 लोग बताए जा रहे हैं, तीसरा मैं हो गया, बाकी के 3 कौन कौन हैं जरा उनके बारे में जरूर बताइए, तभी मैं उसी लेवल से फिर मैं बात करूं। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा। आप देखिए बहुत कितना कितना सुंदर विचार ये किया है। मुकेश सैनी जी, सिंस आप जरा इंट्रोडक्शन देंगे राजेश चौहान जी का और सुंदरलाल जी का और योगेंद्र आर्य जी का। जी वर्मा साहब, एडवोकेट राजेश चौहान अलीगढ़ में हैं, बहुत सीनियर अधिवक्ता हैं, और दूसरा कमलेश त्रिपाठी जी हैं सतना से, जो अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी चलाते हैं, और अभी उन्होंने एक बड़ी रेड डाली थी सुप्रीम कोर्ट में हमारी टीम के द्वारा ही 5 करोड़ मुकदमे लंबित समाप्त कराने के लिए। और एक लोकेंद्र जी अमेरिका से हैं हमारे बीच में, और सुंदर ठाकुर एडवोकेट अलीगढ़ से हैं। और योगेंद्र आर्य जी? योगेंद्र आर्य जी मेरे साथ ही बैठे हैं, ये हाथरस वहाँ इगलास से हैं हमारे बीच में, डॉक्टर योगेंद्र चौधरी साहब। ठीक है। मेरा गौरव जी आपसे विनम्र निवेदन है कि जो आपके जो बाकी के लोग हैं जरा उनके मैं विचार सुनूं तो शायद मैं आपको ज्यादा अपनी सटीकता सिद्ध कर पाऊंगा। तो जो हाथरस से हैं या सतना जहां भी हैं, जो भी हैं, उन त्रिपाठी जी को तो मेरी एक बार बात कराई थी, तो जरा इस संबंध में उनकी बात कहते हैं तो मैं आपके, हो सकता है कि इसी वेबिनार में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने मित्र लोकेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। लोकेंद्र को मैं करीब पिछले 20-22 साल से जानता हूं।
बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन कानून के विषय में भी इनका काफी गहरी रुचि रहती है। इनसे मैं पिछले काफी समय से मैंने इस विषय पर चर्चा करी है। लोकेंद्र, अगर आप मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप कृपया अपने विचार व्यक्त करें, अगर हो सके नमस्कार। तो। अरे भाई देखिए, मैं तो वकील तो हूँ नहीं, मेरा तो जितनी नमस्कार एवरीबॉडी। देखिए, मैं वकील तो हूँ नहीं, तो मेरी जितनी भी नॉलेज है वो सब या अखबारों से या जो मेरे सगे संबंधियों की जो परेशानियां आई हैं उन्हीं से मिली हुई है। तो ऑब्वियसली भाई मैं तो ये नहीं का समर्थक हूँ, जो छोटा मोटा काम मुझे देते हैं मैं वही कर देता हूँ भाई। इसमें अब विचार ही क्या व्यक्त करना कि ये जुडिशियल डिले खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो बस यही हमारी तमन्ना है। तो सुंदर सुंदरलाल जी, आपको मैं आमंत्रित करूंगा कि आपके अगर इसमें विचार हमें मिल पाए तो। सुंदर सर, आप तक मेरे आवाज पहुंच रही है? सुंदर बाबू हैं क्या आप यहाँ पर? राजेश जी भी जो है ना वो ड्रॉप हो गए हैं। आप मुकेश जी, क्या उन्हें एक बार बोल सकते हैं ज्वाइन करने के लिए? हाँ 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 हाँ। कमलेश जी, इसी बीच में आपके विचार अगर मिल पाए हमें तो। कमलेश जी, आप म्यूट पर हैं। कर दूं। जी जी, आप आ रहे अब हैं। आ गया। जी जी। हाँ, सभी को मेरा मेरा नमस्ते। और जो आपने बात कही है उसके बहुत सारे रीजन हैं, कारण है। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो हिंदू कल्चर है गांवों में है, आज भी एक व्यक्ति के नाम से जमीन रहती थी और उसके मर जाने के बाद आज 50-50, 60-60, 70-70 साल से भी जमीनों का डिस्प्यूट चल रहा है। और मैंने देखा है कि जिसके नाम जमीन थी फिर उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के की चली गई, फिर नाती की चली गई। तो इस तरह से संयुक्त प्रॉपर्टी होने के बाद भी डिस्प्यूट बना हुआ है गांव में। हर गांव में कम से कम 10 से 15 मुकदमे आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने ही एक ठो किया है, मेरे साले डॉक्टर हैं, उनके जो बाबा की संपत्ति बटी हुई थी, उनके पिता हुई जोते बोते ये लोग थे और नाम दूसरे की थी। तो अभी सिविल सूट दायर करके उसमें अपन लोगों ने करोड़ 1.5 करोड़ की संपत्ति को 57 लाख में समझौता किया कि इतनी मुकदमा कौन लड़ेगा। तो मेरा पहला सुझाव तो ये है कि आप एक ऐसी रिट डालिए कि संपूर्ण भारत में जो भी हर 3 साल में गांवों का पटवारी रहता है, तहसीलदार रहता है, किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके वारिसों के नाम चढ़ाने का काम ही है। तहसीलों में गांवों में इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं जिन जो बेचारे लड़ रहे हैं कि अब कर दिया जाए। तो अगर इस तरह का एक अभियान हर 2 साल 3 साल में चले, और पटवारी का काम भी है कि उस गांव का कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके वारिसों को वो नाम संपत्ति कर दिया जाती है। अभी हमारे न बाबा दादा के नाम से जमीन थी और गांव में ही है, घर में 2-4 एकड़ जमीन पड़ी है जो संयुक्त खाते में चल रही है। अब उसके लिए भी 10-50 हजार रुपए खर्चा करें तो फिर उसका बंटवारा कराएं, नहीं तो इसी तरह रहाएगा। तो एक जनहित की याचिका दायर करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में या संबंधित हाई कोर्टों में कि भू राजस्व संहिताएं बने हुई हैं, तो एक अभियान चलाया जाए और इस तरह का लोगों के जो उसके ओनर है जोते बोते हैं उनको नाम से संपत्तियां कर दी जाए। पहली बात तो ये हो गई। फिर दूसरी चीज है कि संयुक्त संपत्ति में पिता है, मान लीजिए, अब पिता ने कोई जो बाबा की संपत्ति थी उसके नाम से आई तो चलो ठीक है, उसमें भी डिस्प्यूट है। और पिता ने कोई प्रॉपर्टी खुद की खरीदी, अब उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों में प्रॉब्लम आ गई और उसने बंटवारा किया ही नहीं। तो इस तरह के भी तमाम मुकदमे चल रहे हैं। अभी एक मुकदमा है किसी और के नाम से कर दिया जाए तो सबसे पहली बात है कि पदीय दायित्वों की जवाबदेही और दंड तय हो कि जो जिस कार्य के लिए हिंदुस्तान में श्रम के बदले पारिश्रमिक लेता है, सुविधा लेता है, हर उस अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। तो ये बहुत सारे मुकदमे हिंदुस्तान में बहुत सारे खत्म हो सकते हैं। एक अभियान राष्ट्र में चलाने की जरूरत है और वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं चल सकता। या तो आप सीएम से मिलिए, इनसे मिलिए। दूसरी चीज है, आपने जो संयुक्त प्रॉपर्टी की बात कही है, तो संयुक्त प्रॉपर्टी में तो हर शहर में है, 4 दोस्त मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और वो बिना अपना अपना हिस्सा डिस्प्यूट हो जाता है, फिर बेचते हैं, करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि उसका पहले बंटवारा कराएं
और बंटवारा कराने के बाद उस संपत्ति को बेचे, और इसके लिए जो भी प्रॉपर कदम उठाया जा सकता है निश्चित ही उठाया जाना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। राजेंद्र सर, आपके नहीं कोई comments? जी। अभी शायद और भी हमारे कोई मिस्टर चौहान बता रहे थे, जरा उनके भी हम वो ये ड्रॉप तो हाँ वो ये ड्रॉप तो कर गए। हाँ वो ड्रॉप कर गए हैं अभी राजेंद्र। अभी सारे लेमैन हैं, इनसे जो सुना है हम चाहते थे। नहीं, सुंदरलाल जी भी वैसे तो वकील हैं, बट वो मेरे ख्याल से उन तक हमारी आवाज पहुंच नहीं रही है। सुंदर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हम किसी लीगल माइंड से सुनना चाहते हैं तो शायद सार्थकता होगी, और इसमें अगर कोई हो तो देख लीजिए, नहीं तो मैं आपसे फिर बात करता हूँ। सर आप स्टार्ट करिए, क्योंकि सुंदरलाल जी तक हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। देखिए ऐसा है गौरव जी, बड़ी स्पष्ट मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि मुझे सब्जेक्ट अभी अभी 1 मिनट पहले भेजा, लेकिन कोई वो बड़ी बात नहीं है। इस पर आप अपने कुछ कमेंट्स इन राइटिंग तैयार करिए। स्पेसिफिकली यूपी, देखिए लॉ का मतलब लॉ होता है, और रिट फाइल करना, पीआईएल फाइल करना, ये कोई रेमेडियल मेजर्स नहीं होते हैं। आज की तारीख में जो सब्जेक्ट है आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो अब बात हुई है, बहुत सार्थक बातें हुई हैं, लेकिन आपको जानकारी में होना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया है, उसको आप सर्च आउट करिए, जिसमें कि ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि लेखपाल की रिपोर्ट के बिना कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सजेशंस, अपनी सलाह, ये अपनी विषय है, लेकिन जितनी भी हम बात कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई डाटा है? किसी गांव का हो, किसी शहर का हो, किसी कस्बे का हो, किसी भी तहसील का हो, जब तक हमारे पास एक डाटा नहीं होता है, देखिए आप भी टेक्निकल पर्सन हैं, आपके दूसरे साथी योगेन जी वो भी टेक्निकल पर्सन हैं, आप लोग कुछ मत करिए, ये देख लीजिए कि अलीगढ़ जनपद में एक साल में कितनी रजिस्ट्री हुई है, कितने स्टाम्प के अंतर्गत मैटर्स पड़े हुए हैं, आपको चीज साफ हो जाएगी। उस आधार पर डेफिनेटली हम आपके प्रयास को बहुत ही प्रशंसक हैं। थोड़ा सा उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलने की जरूरत है। आज बहुत जरूरत है, चाहे वो पेंडेंसी ऑफ केसेस हो, चाहे अनड्यू डिस्प्यूट्स हो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसमें उन्होंने करीब करीब सैकड़ों कानूनों को जन विश्वास है, चिन्हित, हाँ, विश्वास बिल जो किया है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए मैं चूंकि कानून की बात करूंगा, कानून के अलावा मैं दूसरी बात नहीं कर सकता। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भले ही सांसद कैसे भी हों, लेकिन जो पार्लियामेंट जिन दिमागों पर चलती है वो बहुत ऊंचे दिमाग के लोग होते हैं। और जितना भी अमेंडमेंट की बात करते हैं हम, बार बार कानून में हम राय मशवरा की, उसका एक प्रोसीजर होता है सर। हमारे यहाँ लॉ कमीशन होता है, आप अपने सजेशंस लॉ कमीशन के माध्यम से, लेकिन विद जुडिशियस प्रोसेस, हैफाजार्ड में नहीं। भाई हमें जब तक हमारी जमीनी जो लेजिटिमेट इश्यूज हैं उनको लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हम अपने मिशन में आगे बढ़ जाएंगे। जो अभी आप टीपी एक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें कई एक डेफिशिएंसीज हैं, उस पर भी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ लॉ कमीशन में काम चल रहा है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, यूपी में तो हो गया है, बाकी किसी स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है। अब प्रश्न, असली प्रश्न आता है कि आप बढ़िया से बढ़िया कानून बना लीजिए, बढ़िया से बढ़िया प्राविधान कर दीजिए, प्रशासकों पर, कर्मचारियों पर, तहसील के कर्मचारी, लेखपाल, इन पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन क्या कभी हमने चलकर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश की है? हमारी जो एक्टिविस्ट में जो अभी कह रहे थे कि अभियान चलाना चाहिए, उस अभियान के लिए आपके पास कोई एजेंडा है?
अगर वो एजेंडा है तो वो हम कहाँ से अभियान चलाएं? मतलब एक व्यवस्थित तरीके से जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और इसमें विस्तार से हम आपके साथ में संवाद करने के पक्ष में हैं। ये वेबिनार तो एक इंट्रोडक्टरी हो गया, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत है। हम लोगों के पास बहुत इस संबंध में जो जितनी चर्चा कर रहे हैं वो 1% के लेवल पर भी नहीं कर रहे हैं। इस समय जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। जुडिशियल रिफॉर्म्स सफिशिएंट नहीं है हमारे यहाँ। बाकी करप्शन भी है। अच्छा, दूसरे फिर एक और बात समझ लीजिए कि डिले होती क्यों है। डिले के लिए अकेली जुडिशरी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए एडवोकेट्स जिम्मेदार हैं, उसके लिए लिटिगेंट्स भी जिम्मेदार हैं, उसके लिए दूसरी शक्तियां भी जिम्मेदार हैं। तो एक समग्र रूप से सोचने की जरूरत है। और आज के विषय के संदर्भ में गौरव साहब, आप जो है जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है यूपी गवर्नमेंट ने किया है उसको आप निकालिए। ऑनलाइन है वो ऑलरेडी, मेरे पास भी कई इंफॉर्मेशन पड़ी है जिसमें से मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था। तो आपको शुभकामनाएं। इतना ही मैं कहता हूँ। इसमें वर्मा सर मैं एक बात ये कहूंगा कि सिंस ये तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो तो केंद्र सरकार का है, तो केंद्र सरकार का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो तो पूरे भारत में ही प्रभावी हो जाएगा। भले ही यूपी ने अपना कुछ सुधार कर लिया हो, लेकिन अगर ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अगर ये सुधार हो जाता है तो पूरे एक झटके में ही पूरे के। और अच्छी बात ये है, जैसा आपने जन विश्वास एक्ट का भी जिक्र किया, तो सरकार लग रही है, सरकार पूरी तरह तत्पर दिख रही है कि भाई किसी तरह से जुडिशियल डिले को वो जो कर सकते हैं एटलीस्ट उसमें वो कर पाए। तो केंद्र सरकार के अगर स्तर पर हो जाता है ऐसा कुछ सुधार तो फिर वो पूरे भारत में ही चुटकी में ही एक ही दिन में लागू हो जाएगा। तो ये एक हल्का सा अंतर हो सकता है यूपी की कानून और जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसमें। नहीं, देखिए गौरव जी, शायद आप जो बात कर रहे हैं यू मे बी राइट अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन मेरा निवेदन ही है कुछ सब्जेक्ट स्टेट्स के होते हैं और ये स्टेट सब्जेक्ट है और रेवेन्यू से रिलेटेड जुड़ा हुआ मामला है। हर स्टेट एग्री होगा नहीं होगा, तो इसमें लिबर्टी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट को इसमें इनिशिएटिव लेना होता है। हम जो है राष्ट्र की बात बहुत जल्दी कर देते हैं। हम जो है अभी आप एक बाहर का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, विश्व की बात बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन हम अपने घर की बात नहीं करते हैं कभी भी। हम पहले ये तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मेरे जिले में क्या हो रहा है, मेरी तहसील में क्या हो रहा है, उसको आधार बनाकर जब तक आप एक मॉड्यूल नहीं, आप तो भाई टेक्निकल माइंड के आदमी हैं, यू आर नॉट ए लेमैन। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, बल्कि मैंने कोशिश भी करी थी एक्चुअली में डेटा निकालने की कि टोटल जो लैंड डिस्प्यूट है उसमें जॉइंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितना वो होगा, बट हालांकि मुझे मिला नहीं। मैं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दक्ष करके है, जो इंडिया में जुडिशियल डेटा का सबसे बड़ा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जुडिशियल डेटा को सबसे ज्यादा वो माइन करता है। तो उनसे मैं आई वॉज इन ए प्रोसेस, अभी वहां पर 2-3 लोग हैं, उनसे मैं बोलूंगा कि अगर वो इस तरह का कुछ रिपोर्ट छाप पाए कि लैंड में जो जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसमें भी सेक्शन 44 का जो उसको वायलेट करते हुए रजिस्ट्रियां हो जाती हैं, उससे अगर मुझे रिलेटेड डेटा मिल पाए, पूरे भारत का मिल जाए, किसी प्रदेश का मिल जाए, किसी जिले का मिल जाए, किसी तहसील का मिल जाए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परंतु कम से कम समय में जो जितना हम लोग ढूंढ पाए वो अभी तक हम यहाँ पे ले आए हैं। डब्बे वाले तो थोड़ा जी डेटा का पक जाने देना, फिर कर लेना उधर। चलो हाँ, मेरे ये है। हमारे साथ उपाध्याय सर भी हैं। उपाध्याय सर जो हैं, एस एस उपाध्याय सर, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के भूतपूर्व जज रह चुके हैं और बहुत ही लीगल लिमिदरी हैं। उन्होंने लीगल उसमें बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हालांकि वो ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट हो गए। उपाध्याय सर, आपका बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सेमिनार में आए, हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे उम्मीद है आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उपाध्याय सर, और बस मैं इतना और कहना चाह रहा था कि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको हम लोग आपको भेज देंगे, तो उसके बाद फिर उस पर आपसे हम लोग कमेंट ले लेंगे। उपाध्याय सर नमस्कार। आपको याद हो मैं आपके घर आया था मुकेश जी के साथ?
जी जी जी। तो आप थोड़ा सा सर लेट हो गए, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हम आपको भेज देंगे और उसके बाद फिर आपसे फोन पर इस पे फीडबैक ले लेंगे जो हमारा विचार है सर। सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड कुछ हमारा विचार है सर, सुझाव है जो कि अगर हम लोग लीगल ल्यूमिनरीज के सामने रखना चाहते हैं जो कि हमारी कमी बता दें, हमें फीडबैक दे दें। जैसे वर्मा सर ने बहुत अच्छा फीडबैक अभी दिया कि इससे रिलेटेड डाटा भी लेकर आओ और उसको। गौरव जी थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करके उपाध्याय जी सर को बताइए, हो सकता है कि वो 4 बातें बता दें। ठीक है ठीक है ठीक है। उपाध्याय सर, हमारा जो सुझाव है वो इस समस्या पर है कि संयुक्त संपत्ति जो रहती है लोगों की, संपत्ति जो भाई बहनों की 4 भाई बहन है उनके नाम ज्वाइंट प्रॉपर्टी है और उसमें से कोई एक सहस्वामी जो है, को ओनर जो है, वो उसे दूसरे लोगों की कंसेंट, उसकी जानकारी के बिना कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा बेच देता है। सेक्शन 44 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो ये कहता है कि वो शख्स अपना राइट टू जॉइंट पोजेशन तो बेच सकता है, ठीक है, लेकिन वो कोई पर्टिकुलर हिस्सा नहीं बेच सकता। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन भी इस बात पर हैं, लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी ना होने पर वो क्या करते हैं, अपने भाई बहनों से या अपने जॉइंट पार्टनर से पूछा नहीं और लेके कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा बेच दिया कि भैया जो कोने का प्लॉट है या जो हाईवे से गुजरता हुआ, और बाद में फिर जो बाकी भाई बहन हैं वो फिर मुकदमा डालते हैं और फौजदारी और दीवानी दोनों के मुकदमे इन पर पड़ जाते हैं। तो मुकदमों की क्या हम मुकदमे को जनरेट होना उसके 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 जड़ में ही क्या खत्म कर सकते हैं। तो हमने फिर ये सजेशन दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं जो इसमें तमाम कहते हैं कि सेक्शन 44 में जो है उसका वायलेशन हो रहा है। हमारा सजेशन ये है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बेची जा रही है, ऐसा जमीन या ऐसा मकान बेचा जा रहा है जो जॉइंट प्रॉपर्टी है और उसका एक कोई मालिक, ना कि सारे बल्कि एक कोई मालिक आके अपना कोई हिस्सा बेचना चाह रहा है और वो पर्टिकुलर हिस्सा बेचना चाह रहा है जिसमें उसने नक्शा लगा दिया है, जिसमें उसने भूमि खोल रखी है कि ये हिस्सा मैं बेचना चाह रहा हूं, बिना पार्टीशन के बेचना चाह रहा है, तो रजिस्ट्रार उस रजिस्ट्री को रोक दे। वो ये कहे कि भाई पहले पार्टीशन करा के आओ अपने भाई बहनों के साथ, क्योंकि तुम एक विशिष्ट हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा बेच नहीं सकते हो। हमने फ्रांस का एग्जाम्पल दिया है, कि फ्रांस में इस तरह का है सिस्टम जहां पर कि अगर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी बिना पार्टीशन के एक मालिक अगर उसका बेचना चाहता है कोई पर्टिकुलर हिस्सा, तो रजिस्ट्रार को साफ साफ वहां के सेक्शन 815 वहां के सिविल कोड में दे रखा है, उसके हिसाब से इसकी रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो रजिस्ट्री को ना होने दे। तो हमने सुझाव दिया है भारत के लिए कि यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में सूटेबल सुधार करके ये डाल देना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की वो हो रही है, इस तरह की रजिस्ट्री हो रही है जिसमें कोई एक पर्टिकुलर को ओनर किसी एक विशेष पर्टिकुलर हिस्से की रजिस्ट्री कराना चाहता है नक्शे के साथ में, सील खोलने के साथ साथ, तब उसकी वो रोक दी जाए, उससे कहा जाए भैया पहले पार्टीशन करा के आ जाओ उसके बाद बेचना। यहाँ पर क्या होगा कि लाखों मुकदमे, हजारों लाखों मुकदमे जनरेट होने से ही रोक दिए जाएंगे। जैसे सीट बेल्ट जब बांधने से जो मृत्यु है एक्सीडेंटों में, वो मूल कारण ही उसका बहुत कम कर दिया गया, तो जितनी मृत्यु होती है सीट बेल्ट की वजह से शायद 10% ही रह जाती हैं। हमारा कहना है हम ये कर देंगे तो शायद इस तरह के मुकदमे जो जनरेट होते हैं वो 10% ही रह जाएंगे। ये हमारा विचार था उपाध्याय सर। मुझे क्या कुछ कहना है? अगर 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 आप, हालांकि बहुत कम समय आपको इसमें वो रहा, बहुत सारी चीजें सोचने को चाहिए, बट हमने ये सेमिनार इसलिए करवाना चाहा कि हम लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं, जजेस, रिटायर्ड जजेस हैं या लॉयर्स हैं, उनसे उनका इनपुट पूछ पाए, उनका फीडबैक पूछ पाए कि उनका इस सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। कितने मिनट है हमारे पास, अगर कुछ कहना चाहे तो? आराम से, यू हैव ऑल द टाइम सर, यू हैव ऑल द टाइम। Means कि you are soliciting the opinion of the participants of this webinar. Exactly sir. To put forth certain suggestions to the Supreme Court. No sir, to the central government. To the central government sir. To the central government, not to the judiciary. No sir, we will be putting forth this suggestion to the central government to make an amendment in registration act 1908. I meant that you have then chosen a right forum. Yes sir.
I pointed out this thing because Mr. Saini had forwarded me a brief pages of a petition, which was earlier filed in the Supreme Court and has been finally disposed of. Yes, yes, sir. This matter is not related to that, sir. This is Right. So entirely different, entirely different thing, sir. So from the copy of that petition, I gathered an impression that I have to suggest you how you should suggest to the Supreme Court for issuing some directions to the relevant authorities for amendment in the relevant laws regarding succession in joint property. No, sir. No, I mean But that's that's not the issue. yeah, sir. Issue is that you mean to suggest to the central government to go to the parliament for amending the existing laws which deal with the property held jointly by several co-sharers. Yes, sir. So as you know, the law of succession, whether it is severely held or it is held jointly by different co-sharers, it is scattered across many legislations. Indian Succession Act 1925 is there, Hindu Succession Act 1956 is there, and if you go to the other legislations like Transfer of Property Act 1882, Partition Act 1882, and then if you come to the local laws like in our state in Uttar Pradesh, so then there is at present UP Revenue Code Rajaswa Samhita 2006. Earlier it was in the form of UP JDLR Act 1950. Oh, these are a few legislations where the law regarding succession, whether it is a separately held property or it is jointly held property, these are the laws which are there in different existing laws. Some of the British era laws and some which came in independent India after the Constitution of 1950 was enforced, like the UPJDLR Act 1950, agricultural land, which deal earlier there was a section 171 in the UP JDLR Act 1950, which dealt with whether and in what proportion the heirs to a deceased Bhumdhar will inherit the property. And you know that with the advent of this new legislation, UP Revenue Code 2006, this present government of Uttar Pradesh in 2025 came up with a suggestion, a proposal for amendment in section 108 of the UP Revenue Code 2006. And they proposed that even married daughter of a deceased tenure holder should also get the equal share at par with the sons with married or other co-sharers. So before coming up for such amendments through legislature, we must consider whether such laws will be accepted by the society. What has been the mentality of the people of this country since ages? The problem is that in our society, once a daughter is married to someone and she is uprooted from her parental family and goes to the family of in-laws, so then tradition was before 1955, when the Hindu Code Bill came into force and Hindu Succession Act 1956 came into force, the law was that as per the personal law, Hindu law, position was that once the daughter was uprooted, so she became a member of the family where she got married. So after marriage, she had no authority to inherit or share any property with brothers as co-partner. But in 2005, the Supreme Court struck down section 5.2 of the Hindu Succession Act 1956 and ruled that a daughter, even after marriage, whether she is married or unmarried, she is entitled to a share at par with her brothers.
Same position they repeated in Vinita's case in 2020. They again reiterated. My point is whether amend Section 5(2) of the Hindu Succession Act 1956. The basic issue is that this amendment, this judicial interference by the Supreme Court in Section 5 of the Hindu Succession Act 1956 brought about huge disharmony, acrimony, bad will between brothers and sisters, in-laws and parental houses. So I think any legislation which does not represent the popular sentiment of the people across the community, how can it be imposed just because of judicial overreach, judicial activism? It should have been left to the wisdom of the parliament, the legislature of the states and union legislature. But I think there is a lot of problem by judicial intervention in those matters which nobody had demanded to be interfered with by the judiciary. So Yeah. my take is that we should be realistic, pragmatist, and must not remain detached from the realities of the society, how people think. If the will of the people is not reflected through the legislation, whether it is imposed through judicial legislation or it is enacted through parliament or state legislatures, then it will hardly be implemented and honored by the people. Yeah, The basic issue is, Yeah, yes, sir. yes. Yeah. Actually, I would like to interrupt you, sir. मैं आपको हल्का सा इंटरप्ट ये करना चाहूंगा कि हमारा जो आइडिया है, इट्स नॉट अबाउट इनहेरिटेंस, ये उत्तराधिकार को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ये उत्तराधिकार में संपत्ति मिल गई भाई बहनों को, भाई बहन अब इसके को शेयरर्स हो गए, को ओनर्स हो गए, सहस्वामी हो चुके हैं। अब वो दो तरीके से भी हो सकते हैं, एक तो उत्तराधिकार से हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है चार लोग मिलके, चार दोस्त हैं और वो जमीन खरीद लिए। अब खरीद लिए और खरीदने के या फिर उनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अगर बच्चे उसके स्वामी बन गए हैं उत्तराधिकार की वजह से, और उनमें से एक कोई बच्चा दूसरे जो हैं अपने भाई बहन या पार्टनर्स की सहमति के बिना, उनसे पार्टीशन कराए बिना किसी पर्टिकुलर हिस्से को बेच देता है, तो ये भारतीय कानून के हिसाब से मान्य नहीं है। सेक्शन 44 पर बहुत सारे ट्रांसफर। Right. As of now, जी let me complete. As of now, any co-sharer as of now is entitled to transfer his title even without the consent of co-sharers. Exactly, sir. It's a big problem. It's a big problem when undivided share is sold. Yes, let me It's a complete, big sir. Let me problem. complete. It creates a lot of disharmony and acrimony among the members. Exactly, And it exactly, and this is- sometimes leads to exact- even criminal act. Exactly, sir. This is the point I am making. Just let me complete. This is the societal problem that we will be solving. First is you were telling about the acrimony between the brothers and sisters, acrimony between the partners. We will be solving because we will not be allowing any one person to sell his co-share without the consent or without the partition of other partners. Number one, what we are suggesting is that if the partition has not been done by a competent court, then the registrar should stop such kind of registry, which has been held illegal by many times by Supreme Court, and which is totally illegal by any law of land, particularly Section 44 of the Transfer of Property Act. Number one. Number two, my point is that France has, we have quoted example from France, that France has such a law in which the registrar has been given this responsibility that if any co-sharer, one co-sharer of any joint property comes, and if he wants to sell a particular part of a joint property with map, with the boundaries disclosed, then the registrar stops and says that first you go, you talk to your brothers, you talk to your partners, you get the partition done, and after that I will allow that registry. The same thing we want to be implemented in India, and this is in front of you, sir. This is the suggestion that we want, the amendment that we want in the Registration Act 1908 to be carried out by the central government,
that this should be the suggestion. We think that this suggestion can bring about a massive change, massive development, massive improvement in the law and order situation, particularly in the case of judicial pendency in India, because we think that a large proportion of land related court cases are being generated due to this anomaly, and we want to arrest this anomaly, sir. So our suggestion is not about inheritance. Our suggestion is about the sale of one particular part by a co-sharer, by one particular part with map and with the boundaries disclosed. We want the registrar to stop the registration of that sale deed because the partition was not done. Over to you, sir. Pre-partition can be appropriate remedy, but not the consent. You know कि obtaining consent from all the co-sharers will be a very, very difficult, almost impossible task for many. But if the partition of the property is a prerequisite by legislation, then it can solve the problem to larger extent. But obtaining, yes. Yes, I will put forth my 2 cents on it, sir. One is UP Revenue Code. In the latest UP Revenue Code, it has been decreed, it has been legislated by UP legislature that if all the co-sharers are not in the same boat as far as partition is concerned, that then SDM can apply his wisdom and he can forcefully do partition. Number one. I will also quote law of France. Please pardon me to please pardon me for quoting the law of France again and again. But फ्रांस में भी सर ऐसा ही होता है. आई विल कम टू हिंदी बिकॉज हमारे कुछ एक साथी ऐसे हैं जो कि हिंदी में ज्यादा सहज हैं. फ्रांस में भी सर ऐसा ही होता है कि अगर पार्टीशन नहीं, चार भाई हैं और पार्टीशन में वो नहीं करा रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने अधिकार दे रखा है कि अगर आप जॉइंट प्रॉपर्टी में हैं तो पार्टीशन कराना आपका अधिकार है. अगर वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो राज्य जो है, राज्य से नियुक्त एक अधिकारी जबरदस्ती पार्टीशन करेगा. क्योंकि अगर मैंने जॉइंट में, मेरे पिता ने अगर कोई संपत्ति छोड़ी थी और उसमें मेरे भाई बहन अगर पार्टीशन नहीं कर रहे हैं और मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बीवी का ऑपरेशन होना है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारा मन नहीं कर रहा है इसलिए हम पार्टीशन नहीं कराएंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा जितेंद्र जी ने मुझे बताया है कि अभी शायद 2016 में कोई संशोधन किया है उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड में, और उसमें पार्टीशन को अनिवार्य बना दिया गया है. अगर सह खातेदार पार्टीशन नहीं कराने के लिए तैयार होते हैं तो जबरदस्ती एसडीएम पार्टीशन कराएगा, जो कि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए. अगर मेरे पास संपत्ति है और कोई मुझे बेचने नहीं दे रहा है तो ये बहुत गलत होगा. और मेरा कहना है ये आपका बहुत अच्छा सुझाव है, इसको भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो केवल हमने यूपी का देखा है, हमें औरों की जानकारी नहीं है. बट अगर कोई इस तरह का केंद्र सरकार ही बना दे कि अगर पार्टीशन कोई व्यक्ति नहीं करा रहा है सह स्वामियों में, तो उनमें ये राज्य की वो होनी चाहिए जिम्मेदारी. ये ऑप्शन तो आज भी है, ये ऑप्शन तो आज भी है. Where there are more than one co-sharers, any one of them can go to the court and make the other co-sharers opposite parties. They are necessary parties in a suit for partition. This option is available in existing laws even today. ठीक है. तो अब हमारे इस वाले विचार का सर कि अगर कोई एक आदमी बिना पार्टीशन कराए अपनी संपत्ति का एक पर्टिकुलर भाग बेचे तो रजिस्ट्रार को मना कर देना चाहिए ऐसी रजिस्ट्री कराने के लिए. इस पर आपके क्या विचार हैं सर? इस पर ये है हमारा कि सपोज कि पर्सन इज इन द नीड ऑफ मनी एंड ही वांट्स टू सेल हिज अनडिवाइडेड शेयर एंड ही गोज फॉर फाइलिंग ए सूट फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. यू नो कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम द trial court, instituting court to the revisional court, appellate courts, high court, supreme court, and if the case is remanded, then the same cycle will again start from trial court to supreme court. And during all these years, what will happen to the object for which the property was proposed to be sold by the co-sharer? His object would stand frustrated. So it will create a huge embarrassment, huge problem to the co-sharer. And if you know कि a transferee always enters into the shoes of his transferor, so it is for the transferee, even if undivided share has been sold by one co-sharer and transferee enters into his share, so it is for him to come for partition or anybody
in the place of original co-sharer, now it is the transferee who is co-sharer. So he has all the same rights which the transferor had there as co-sharer. I think existing law answers the problem. Problem is that our judicial system is so cumbersome, so dilatory, that nobody can predict how much time it will take. It is so sluggish, so outdated, if I can say so. So problem is there because the trial is, the process is not fast tracked because of a lot many issues. Somebody was blaming liar, somebody was blaming this. I would blame the system itself, the existing laws themselves. जी, मैं इसमें ये बात कहूंगा सर, आपने बहुत अच्छा ये बात उठाई कि भाई किसी की पत्नी बीमार हो सकती है, किसी को बेटी की शादी के लिए खर्चे की जरूरत पड़ सकती है, और अगर वो पार्टीशन कराने जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पता चला पार्टीशन कराते कराते सालों लग गए। मेरा इसमें ये कहना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है सेक्शन 44 टीपी एक्ट का, वो ये कहता है कि वो अपना अनडिवाइडेड शेयर तो कभी भी बेच सकता है, और हमारा जो सुझाव है अगर आप देखें तो वो अनडिवाइडेड शेयर को बेचने के लिए मना नहीं कर रहा। हाँ, अगर वो उसके किसी पर्टिकुलर हिस्से को बेचना चाहता है, जैसे एक जमीन है, 10 बीघा जमीन है, मेरी बेटी की शादी है और मैं अगर अपना क्या कहते हैं को शेयरर हूं, तो मैं जाके किसी भी इंसान को बेच दूंगा कि भैया तेरी भी आज से इसमें चौथाई जमीन तेरी हो गई, लेकिन मैं उसमें नक्शा नहीं लगा सकूंगा और मैं उसमें कोई सीमाएं नहीं खोल सकूंगा। बाद में फिर जो मुझसे खरीदेगा वो अपना पार्टीशन कराता रहेगा। जो आज एग्जिस्टिंग लॉ है, मेरा आपसे उत्तर ये है कि अगर उसकी पत्नी बीमार है, उसकी बेटी की शादी है, तो वो अपना अनडिवाइडेड हिस्सा जाके कभी भी बेच सकता है। समस्या आप यहाँ ये आती है कि लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है और वो न सिर्फ अपना अनडिवाइडेड हिस्सा बल्कि एक पर्टिकुलर हिस्सा भी बिना पार्टीशन कराए बेच देते हैं। हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रार इस पर वहीं पर रोक लगा दे। गुनाह हो ही नहीं पाए, कानून का तोड़ना हो ही नहीं पाए तो मुकदमा कैसे जनरेट होगा, और मुकदमा अगर जनरेट नहीं हुआ तो फिर पेंडेंसी कैसे बढ़ेगी। हमारा इस बारे में विचार है। ये गौरव साहब, ये बाय मीट्स एंड बाउंड्स ऑफ बेच भी नहीं सकता है, इवन इफ इट इज रिटन इन द सेल डीड कि ही इज सेलिंग हिज प्रॉपर्टी डिफाइनिंग द आउटर बाउंड्रीज ऑफ हिज स्पेसिफिक शेयर, ही कांट डू इट, इट्स वाइड, लीगली वाइड, because you know on every particle of undivided property everybody does have the joint possession. Joint possession is the rule. Any condition contrary to law is void. That boundary defined by him in the sale deed is void. It will not be given effect to by the court. सर, मैं यहाँ पर सत्यकाम एक मूवी आई थी 1970 में धर्मेंद्र की, वहां का एक सेंटेंस कोट करना चाहता हूं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कानूनी रूप से वो नहीं बेच सकता है, और जो अगर बेच भी देगा तो उसे अदालत जो है उसको खारिज कर देगी। लेकिन यहाँ पर 30-40 साल लग जाएंगे अदालत में जाके खारिज करवाने में किसी भी आम इंसान को। हम उस जड़ को ही खत्म कर दें। लेट अस निप दैट इन द बड इटसेल्फ कि भाई रजिस्ट्री ही नहीं होगी, हम क्राइम ही नहीं होने देंगे। आप बात सही कह रहे हैं कि क्राइम होगा तो सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको वॉइड कराया जा सकता है, बट उसमें 40 साल जो लगेंगे एक आम आदमी के, मेरा ये कहना है, हमारा कहना है कि हमारा सजेशन वो 40 साल बचा देगा, क्योंकि वो क्राइम ही नहीं होने देगा। इस पर आपके क्या विचार है सर? अब उसमें दो चीजें हैं कि अगर सब रजिस्ट्रार जिसके ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो रहा है डीड का, अगर उसमें वो बाउंड्री लिख के बेच रहा है तो उससे वो कहे कि वो पार्टीशन डिक्री जरा दिखाओ कि तुम्हारा किस उससे फैमिली सेटलमेंट से अलग किए हो, फैमिली मेमोरेंडम है या किसी कोर्ट की डिक्री है, वो लाओ इसके साथ अनेक्स करो। तो सब रजिस्ट्रार शुड फर्स्ट वेरीफाई कि whether this boundary shown by him in the deed is supported by some proper document. If it is not, so he should not permit registration of that document. He should ask the co-sharer. You can suggest to the central government to make an amendment like that in section 44 of the TP Act. But putting an embargo, complete embargo on the right of co-sharer against transfer of his individual's undivided share will be too much. I think we are certainly not suggesting that. We are not suggesting any, any condition on the right of transferring any co-sharer his share, undivided share to anyone. What we are suggesting हम कोई भी किसी का भी अधिकार छीन नहीं रहे हैं। हम जो गैर कानूनी काम हो रहा है उसको रोकने के लिए एक नया
चेकिंग का तंत्र बना रहे हैं कि भाई कोई गुनाह हो रहा है तो उस गुनाह को करने से पहले तुम्हें इस आदमी से चेक कराना पड़ेगा। हम किसी का कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। तो 44वां अमेंडमेंट इतना सजेस्ट कर दीजिए कि भाई उसको रजिस्टरिंग अथॉरिटी इसको देखे कि वो जहां बाउंड्री डिफाइन करके बेच रहा हो, बाय मीट्स एंड बाउंड्स अगर बेच रहा है, लिख रहा है बैनामे में, बिल्कुल, तो उसको ना रजिस्टर करे। बिल्कुल आप लेकिन ये पर फोर्स ला होगा, 44वां अमेंडमेंट होगा तभी वो कर पाएगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में उसको अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है ना। सेक्शन वो है 49 है, 49 है, सेक्शन 60 है, सब क्लास 2 है, 60, 62, 2, 17, 49, ये सब सेक्शंस हैं रजिस्ट्रेशन की। इसमें चारों अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी। रजिस्टरिंग अथॉरिटी की पावर वहां से आती है, टीपी एक्ट से नहीं आती है, न स्टाम्प एक्ट से आती है। उसकी तो अथॉरिटी वहीं से है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 से। तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 44 में जी सर ये आप जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में ही सजेशन वो करने का वो दिया है। ये सब मुकदमे जो हैं वो उनका जनरेशन जो हो रहा है वो सेक्शन 44 ऑफ टीपी एक्ट से हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमने संशोधन करने का जो हमने सुझाव दिया है वो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दूसरे पर लास्ट पैराग्राफ में, वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन करने का। इसके लिए हम आपसे उसमें भी रहेंगे, टच में भी रहेंगे, क्योंकि क्या कहाँ संशोधन करना चाहिए, किन किन सेक्शंस में करना चाहिए, उसके लिए वी विल कनेक्ट विद यू अगेन सर। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इलाहाबाद भी आएंगे सर आपसे मिलने के लिए इस पर। अरे हम लखनऊ हैं, लखनऊ। अच्छा लखनऊ, सॉरी लखनऊ आएंगे। हाँ मैं भूल गया, लखनऊ गए थे हम आपसे मिलने। हाँ अभी कहाँ है गौरव साहब, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं प्रैक्टिस नहीं करता, मैं तो इंजीनियर आदमी हूँ सर। वो जो है मैं नोएडा में रहता हूँ सर। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, serving a noble cause of the society. People are so much suffering because of anomalies, deficiencies in law which are there at present. So if you have taken up such task unto yourself, so I must congratulate you, being a non-law personnel. आप दुआ कीजिए और आशीर्वाद दीजिए सर कि पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत चेंज हम लोग। ये बड़ा नोबल काज आपने उठाया है और आपको इतना इंटरेस्ट है, भले आप इंजीनियर साहब हैं लेकिन ला के दुनिया में भी आप इतना दखल रखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही कि कम से कम यू आर सो मच कंसर्न्ड कि कहाँ ला में कमियां हैं। नहीं तो हम लोग तो घिसी पिटी लाइन पर नौकरी करते रहे 40 साल तक हैं। ये वैसे मूलतः हमारे आदरणीय जो हमारे लिए कानून, हमारी विधायिकाओं ने जो कानून हमको बना के दिया है, हम तो उसी को बाजा बजाते रहे। हम क्या करें, लोग जुडिशरी को ब्लेम। मैं इसमें ये भी कहूंगा सर कि ये हमारे आदरणीय जितेंद्र कुमार जी हैं, उनका मूलतः ये आइडिया था। जितेंद्र जी जो हैं वो भी इंजीनियर हैं, पत्रकार हैं और कानून की बहुत गहरी समझ रखते हैं, तो उनका आइडिया था। मैंने तो उनसे ही ज्यादातर चीजें सीखी हैं। वर्मा सर आपसे अब मैं अनुरोध करूंगा अगर आप कोई फाइनल कमेंट्स कुछ देना चाहें, इससे पहले कि मैं मुकेश जी को कमान सौंपके और फिर इस सेशन को अंत करने का वो करूं, आह्वान करूं। वर्मा सर आपकी तरफ से और कोई फाइनल कमेंट? अभी हम रेस्पेक्टेबल जज साहब को सुन रहे थे तो उन्होंने काफी अच्छा अपना वक्तव्य दिया है और निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा निवेदन वही है कि सबसे पहले तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है वी हैव टू स्टडी इट। इस समय लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ही हम आगे अगर इसमें राइटअप तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नंबर 1। सेकेंडली, इस समय हमें सिर्फ इसी पॉइंट पर फोकस करें, इसमें डेविएशन की जरूरत नहीं है ना। तो जो आपने तैयार किया है उसे अगर शेयर कर देंगे तो उसमें हम उसको लेजिटिमेट वे में विद सम साइटेशंस हम उसमें थोड़ा सा अपना इनपुट दे सकने की स्थिति में है जी सर। और बाकी तो जो भी होगा उसको फिर आगे रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सर, मैं ये पीडीएफ बना के आपको भेजता हूँ सर। हाँ ओबियसली भेज दीजिए। और इसमें लॉ कमीशन में भी हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं
हमारा यहाँ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में भी कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ भी चर्चा की जा सकती है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। सो मच आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मेनी थैंक्स सर। ये हम लोगों का यही विचार है कि हमारे इसमें 5-7 आइडियाज हैं। एक मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप सभी लीगल ल्यूमिनरीज जो हैं वो एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। और हम लोग अब हर हफ्ते एक्चुअली हमारे 5-7 जो हैं सजेशंस हैं जो हमको लगता है बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं। हम लोग पिछले कई महीनों से इन पर काम कर रहे हैं और अब हमारा जो आगे का एम है वो ये है कि हम हर हफ्ते जो है इतवार को 5 से 6 बजे एक बार ऑनलाइन सेमिनार करें और आप लोगों से एक बार जब भी जो भी हमारे आइडियाज हैं उन पर राय मांगे। 5-7-10 आइडिया जब हमारे बन जाएंगे, पूरी बुकलेट छाप के हमें भारत में 1000 लोगों को भेजना है, जहां लॉ कमीशन, लॉ मिनिस्ट्री हुई, होम मिनिस्ट्री हुई, भारत के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, बड़े बड़े अधिवक्तागण हैं, हम सबको भेजेंगे। और इसमें हम 3 महीने के अंदर हम आपको 3 से 4 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है अपनी तरफ से बहुत बड़ा कार्य जो है वो करके दिखाएंगे। वर्मा सर, इसमें गौरव जी 1 मिनट। वर्मा सर, ये इसमें थोड़ी सी हमसे गलती हुई है कि हम अपना सब्जेक्ट समय से नहीं भेज पाए। नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट होगा उसे कम से कम 1 हफ्ते पहले भेज देंगे। जी हम अभी से बता दे रहे हैं। अगला जो होगा अगले इतवार को 5 से 6 बजे होगा, वो एडवर्स पोजीशन पर होगा। एडवर्स पोजीशन को लेके हमारे पास कुछ सुझाव हैं, हालांकि वो सुझाव कई बार सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी दिए हैं। उस पर हमारा अगला वो होगा, अगला सेमिनार होगा। आप लोग उसमें जरूर आकर हमारा मार्गदर्शन करें। और ये हम इसकी जो डिटेल है, अभी तक हमारा 90% श्योर है कि वो एड्रेस पोजीशन पे होगा, अगर किसी और पे होगा लेकिन हम आपको पहले ही भेज देंगे, कल या परसों तक हम भेज देंगे। नाउ ओवर टू मुकेश सैनी जी। मुकेश जी, अब आपको कमान में हम दे रहे हैं, आप इसको करके और समापन करिए। जी 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 साहब, जी, ओवर टू यू मुकेश जी। मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे रूल लॉ एंड जस्टिस सोसाइटी पर आप सब लोग आए, एक अच्छा प्रयास हमारे द्वारा हुआ। मुकेश जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप खिड़की के पास में जाइए जरा, मुझे लग रहा है आपके तरफ नेटवर्क ठीक नहीं है। अच्छा, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब साफ आ रही है, अब साफ आ रही है। अब आवाज तो आ रही है। अब अपना वीडियो को थोड़ा बंद कर दीजिए, आवाज आ जाएगी। अच्छा, मैं आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं कि आप सब हमारे इस सेमिनार में सब पधारे और सब अपनी अपनी बात रखी। उसका लाभ हमें ये हुआ कि हम सब एक नए मुकदमे जनरेट हो रहे हैं, उनसे मुकदमों से बच भी सकते और जुडिशरी को बचा सकते हैं। हम न्यायपालिका को इस पर एक राहत दे सकते हैं अनावश्यक मुकदमों से बचने के लिए, और इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, इससे हमारा न्यायतंत्र मजबूत होगा, जनता को तुरंत न्याय मिलेगा। और इसी तरह के सेमिनार करते हुए हम 5.5 करोड़ जो मुकदमे लंबित हैं उनको भी समाप्त कराने के लिए इसी तरह के सेमिनार करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्याय सर, धन्यवाद वर्मा सर, धन्यवाद राजेश सर, धन्यवाद लोकेंद्र, धन्यवाद योगेंद्र जी, धन्यवाद कमलेश जी, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत आभार सभी का बहुत बहुत आभार। कृपया सबके नंबर भी शेयर कर लें, इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। और एजेंडा जरूर भेज दिया करें, जो भी सब्जेक्ट उसका एजेंडा भेज दें, बिल्कुल तो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे कि उस पर थोड़ा होमवर्क कर लिया जाए। बिल्कुल। मुकेश जी आप रुकिएगा, हाँ मुकेश जी आप रुकिएगा, जितेंद्र जी आप भी रुकिएगा। धन्यवाद सभी का, थैंक यू। थैंक यू। ड्रॉप कर देना। लोकेंद्र जी कुछ समझ में आया? लोकेंद्र जी है? राजेश जी ड्रॉप कर दीजिएगा। हेलो जी, अरे आपका हेलो, हाँ, राजेश जी को ड्रॉप करना था, मुकेश जी ड्रॉप कर गए। राजेश जी आप बीच में ड्रॉप कर गए थे, पहले क्या कहते, आपसे तो फीडबैक ले ही नहीं पाए। आपको वो क्लियर था कि टॉपिक क्या है?
नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, मैं बाहर था। अच्छा अच्छा अच्छा। नेटवर्क